गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और इसके अंतर्गत पीछे की कक्षा में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उदारीकरण। पीछे की कक्षा में हम पढ़ रहे थे उदारीकरण और हमने उदारीकरण किसे कहते हैं ये पढ़ा और भारत ने जो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई, यानी सभी प्रकार के जो प्रतिबंध थे आयात निर्यात को लेकर, दूसरे देशों को लेकर, उसमें सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई, वो हमने पढ़ा। तो यहां तक तो अपना हो गया था, लेकिन इसके बाद में आपकी जो लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ में एक टॉपिक उठाया गया है कि उदारीकरण से जहां पर हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत ढांचे में परिवर्तित हुई है, उसके साथ साथ हमने एक पॉइंट और देखा है इसी पैराग्राफ में कि उदारीकरण से, इस उदारीकरण की प्रक्रिया से जो भारतीय उद्योग धंधे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि भारत में बने हुए जो उत्पाद हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये ही अपना आज का विषय रहेगा। इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आपके दिया हुआ है जिसे भारत में उदारीकरण कहा गया है, वस्तुतः वह अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे लागू करना है। तो आज हम देखते हैं उदारीकरण के दोष, यानी एक तरफ जहां उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है, वहां इसकी खामियां भी है, वहां इसकी कमियां भी है। जिसे हम उदारीकरण कहते हैं वस्तुतः वो है क्या, यानी जिसे हमने उदारीकरण कहा है वो वास्तव में क्या है। वो वास्तव में जो पश्चिमी संस्कृति में प्रयोग किए गए हैं आर्थिक सुधारों को लेकर, उन आर्थिक सुधारों को हमने बिना सोचे समझे अपने देश में लागू कर लिया है। मतलब कि उदारीकरण क्या है, वैसे तो आपसी संबंधों को जो सरलीकरण की प्रक्रिया है वो हमने देखी थी, परंतु इसके साथ साथ इसके दोष देखते हैं। तो उदारीकरण का मतलब वस्तुतः यही है कि पश्चिमी देशों में जो उन देशों ने अपने देश में जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के लिए जो मापदंड अपनाए थे वो हम लोगों ने बिना सोचे समझे अपने देश में भी लागू कर लिए हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। यानी भारत अब कौन सी अर्थव्यवस्था की ओर चल रहा है, पूंजीवाद की ओर अपना आगे कदम बढ़ा रहा है। और पूंजीवाद के कारण भारत दो राहे पर खड़ा हो गया, यानी भारत के सामने दो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। और वो परिस्थितियां देखिए कौन सी हैं, जहां से स्वदेशी की मौलिक अर्थ संस्कृति की ओर लौटना असंभव था, इसका फायदा पूंजीवादी देशों ने उठाया और भारत विश्व मंच पर आर्थिक उदारवाद के नाम पर नई प्रयोगशाला के रूप में उभर कर सामने आया। तो देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हार्ड नहीं है। भारत 1990 तक भारत में जो भारत लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब धीरे धीरे 1990 के बाद में भारत का जो झुकाव आया वो किसकी ओर आया, पूंजीवाद की ओर आया। औद्योगिकरण का विकास, पूंजी को बढ़ावा देना, इस चीज की ओर भारत का झुकाव ज्यादा आया। अब भारत दो राहे पर आकर खड़ा हो गया है, यानी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था उसके साथ साथ पूंजीवाद को अपनाया इन्होंने। तो इस तरह से भारत जो अपने पीछे की संस्कृति थी, स्वदेशी की जो मौलिक अवधारणा थी, एक तो उसकी तरफ वापस नहीं लौट रहा। ज्यादा से ज्यादा देखिए उदारीकरण से क्या आएगा, जो पश्चिमी या देशों की जो कंपनियां हैं, दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं वो यहाँ भारत में आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आएगी और दूसरे देशों का जो तैयार माल है वो भारत में आकर बिकेगा। और भारत में आकर बिकने से क्या होगा कि यहाँ पर जो स्वदेशी उद्योग धंधे हैं वो ठप हो जाएंगे। दूसरा हम इसका दूसरे उदाहरण से देखते हैं। हम लेते हैं खिलौने। एक पॉइंट लिया हम लोगों ने खिलौने, और हमने ये खिलौने कौन से लिए, चीनी खिलौने। ठीक है। अब उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या आएगा कि ये चीनी खिलौने कहाँ आए, भारत में आए। ठीक है। यानी चीनी खिलौनों को उदारीकरण के माध्यम से भारत में आए, यानी आयात निर्यात पर प्रतिबंध हट गए, तो चीनी जो खिलौनों का बाजार था वो भारत में बिकने के लिए आया, तो भारतीय बाजार उनको प्रदान किया गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, चीनी खिलौने देखने में सुंदर और सस्ते,
चीनी खिलौने देखने में सुंदर और सस्ते। यहाँ के लोगों का झुकाव किसकी ओर आएगा? चीनी खिलौनों को की ओर आएगा। तो यहाँ वाले जो भारतीय खिलौने हैं, यानी अपने देश में जो खिलौने हैं, स्वदेशी खिलौने, वो क्या है? काफी महंगे हैं। तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे? स्वदेशी खिलौनों की अपेक्षा कौन से चीनी खिलौनों को खरीदेंगे? चीनी खिलौनों को खरीदेंगे। ठीक है। और अब इससे नुकसान क्या हुआ? अब उदारीकरण से ये तो हो गया कि आपस में आयात निर्यात चल रहा है, सरलीकरण की प्रक्रिया है, प्रतिबंध हट गए हैं, ये तो सही है, अपनी जगह है। परंतु अब इसकी वजह से ये देखिए कि जो भारतीय स्वदेशी बाजार है, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ जो विदेशी कंपनियां थी, दूसरे देशों ने प्रयोग किया भारत पर, एक प्रयोगशाला के रूप में भारत को काम में लिया कि नया है, अगर ये हमें बाजार दे रहा है, अपने देश की वस्तुएं अपने बाजार में बिकने के लिए हमें मार्केट दे रहा है, तो इसका फायदा क्यों न उठाया जाए। और उन्होंने भारतीय बाजार का फायदा उठाया, अपने देशों को का जो माल था वो भारत में आया, दूसरे देशों का माल भारत में आया बिकने के लिए। और धीरे धीरे जो यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ की स्वदेशी की जो अवधारणा थी, वो धीरे धीरे शून्य की ओर जाती गई, यानी कम हो गई। तो बात ये है, हम पढ़ क्या रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा अगर गंभीरता से ले तो टॉपिक बहुत ही अच्छा है और सुलझा हुआ भी है। अच्छा किस तरह से है? क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसे स्पष्ट किया गया है कि उदारीकरण ने जहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, वहां इसमें दोष कमियां निकलती है। क्या निकली कमी? कि उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण हमने जो दूसरे देशों में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के तहत जो उदारीकरण को अपनाया था, उसमें बिना संशोधन किए उसको वैसा का वैसा अपने देश में प्रयोग कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि इससे जो भारत में जो स्वदेशी की अवधारणा थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। भारत अपनी जो संस्कृति है उसकी तरफ वापस लौट नहीं सका। भारत का झुकाव पूंजीवाद की ओर हुआ, और पूंजीवाद की ओर होने से दूसरे देशों के लोगों ने यहाँ भारत को एक नई प्रयोगशाला के रूप में काम लिया। अपने जो देशों में निर्मित तैयार माल था उसे भारत के बाजारों में बिकने के लिए भेजा। धीरे धीरे यहाँ के लोगों के पास जो स्वदेशी चीजें थी वो बिकना बंद हुई, और धीरे धीरे भारत अपनी संस्कृति की ओर वापस लौटना असंभव सा हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो आपको क्या बता रही है? ये बता रही है कि उदारीकरण के ये दोष भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारी विशाल जनसंख्या और उससे भी सक्षम मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। जिस सरकार ने वैश्वीकरण के नाम पर देश को बाजार का रूप दिया, उसके पीछे आने वाली सरकारों के लिए नए रास्ते पर चलना असंभव था। दूसरी, इसको तो हमने देख लिया। अब देखते हैं इसी वजह से दूसरे देशों में क्या हुआ। वैश्वीकरण का नाम भी बीच में आ गया, जो इसको भी क्लियर करेंगे लेकिन बाद में। यहाँ पर हम देखते हैं, एक मैं नाम लेती हूँ रवि को, ठीक है। एक रवि जो क्या है, मध्यम व्यापारी है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है। अब धीरे धीरे उदारीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हो गया, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या हो गया, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो भारत में आई। अपना जो बाजार था, या मध्यम वर्ग का व्यापारी, इसको हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे किसी का भी हम ले लेते हैं, इसको हम बिस्किट का ले लेते हैं, बिस्कुट का व्यापारी है। और यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी यानी विदेशों की जो कंपनियां भारत में आकर व्यापार करेगी, वो अपने ब्रांड को बेचेगी, और अपने ब्रांड को बेचेगी तो रवि के सामने क्या समस्या आएगी? रवि के सामने ये समस्या आएगी, या तो उनसे होड़ करे या फिर पीछे हट जाए। तो इससे देखिए, उदारीकरण की प्रक्रिया से जहां भारतीय बाजार खत्म से हुए हैं, वहां पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है मध्यम वर्ग के लोगों की, वो खत्म सी हो गई है। तो इस तरह से हमने उदारीकरण को देखा। उदारीकरण की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, ये हमने पढ़ा। लेकिन जो चीजें सकारात्मकता को दर्शाती है, उनके पीछे कहीं न कहीं नकारात्मक चीजें भी लागू होती है। तो इस तरह से हमने उदारीकरण के क्या देखे हैं, दोष देखे हैं। ये अपना पॉइंट खत्म होता है यहाँ पर।
आपको ये जो पैराग्राफ है ये पूरा सेम ऐसे ही करना है, दिया हुआ है पेज नंबर, और बता रही हूँ मैं आपको साथ में कि कितने नंबर पेज पर है, पेज नंबर 175 पर दिया हुआ है पुरानी वाली किताब में, बाकी आप देख सकते हो। और प्रश्न क्या लिखोगी, उदारीकरण के दोष बताइए, ये पॉइंट लिखोगे आप कि उदारीकरण के दोष बताइए, और फिर इसको क्लियर करना है। यही पैराग्राफ है, समझा मैंने आपको दिया है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो डाउट्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है निजीकरण का। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं दूसरा आर्थिक सुधारों के अंतर्गत निजीकरण क्या है। निजीकरण और निजीकरण की जो प्रक्रिया थी आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वो क्यों अपनाई गई, यानी ऐसी क्या बात हुई कि भारत में निजीकरण की जो आर्थिक सुधारों को लेकर प्रक्रिया थी वो लागू हो गई। सबसे पहले हम निजीकरण को देखते हैं कि है क्या ये निजीकरण। अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना निजीकरण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि अर्थव्यवस्था में निजीकरण, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ये है निजीकरण की डेफिनेशन कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में क्या कर देना, वृद्धि कर देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब होता है जो निजी व्यक्ति है, प्राइवेट सेक्टर है ना, उनमें वृद्धि करना, उनका महत्व बढ़ा देना। प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं ना उनका महत्व बढ़ा देना, निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि कर देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अब सबसे पहले हम ये इस प्रश्न को निकालेंगे कि निजीकरण की प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया। प्रश्न निकालते हैं हम इसका कि निजीकरण की प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया। निजीकरण की प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया, ये प्रश्न हम निकालते हैं। तो देखिए निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के पीछे कौन से मुद्दे थे, कौन सी ठोस बातें थी जिसकी वजह से इसको अपनाया गया। किताब के अंदर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो लाइनें मैं पढ़ रही हूँ वो लाइनें आपको इसके अंदर अंडरलाइन करनी है, साथ साथ समझनी है कि जो निजीकरण की प्रक्रिया है उसमें वृद्धि करी क्यों गई, क्या कारण था ऐसा। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर दिए जाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को घटाया जाता है। निजीकरण क्या है, निजी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा अवसर दिया जाना और सार्वजनिक जो सरकारी उपक्रम होते हैं या उनकी सरकारी जो महत्व है उनको कम किया जाना। निजीकरण की प्रक्रिया में उन सभी आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र को विस्तार को बढ़ावा देती है। परंपरागत तौर पर निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व नियंत्रण में देने की प्रक्रिया से लिया गया है। इजी से इजी अगर हम देखते हैं तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको निजी क्षेत्रों को सौंप देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं उनको निजी क्षेत्र के लोगों के हाथों में दे देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। ये तो हमने निजीकरण को देखा है कि निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करना निजीकरण कहलाता है, या जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें होती है उन्हें निजी लोगों के हाथों में सुपुर्द कर देना, सौंप देना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। नीचे वाला जो पैराग्राफ दिया है उसमें देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1990 तक अपनाई गई औद्योगिक नीतियों में अनेक नीतियों को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था। अनेक उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई। इन नीतिगत निर्णयों ने निजी क्षेत्र के विकास को सीमित कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र का अनावश्यक विस्तार हो गया, उत्पादकता कम हो गई,
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बोझ पड़ गया। और उसके बाद में 91 में जो औद्योगिक नीति बनाई उसमें लाइसेंस की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म किया गया। निजी क्षेत्रों के विकास के लिए नए द्वार खोल दिए गए। अब इसको स्पष्ट करते हैं अपन लोग, इस चीज को हम पूरा क्लियर करते हैं कि क्यों अपनाया गया। तो चलिए देखते हैं। सीधी सी बात है, 1990 के पश्चात हम देखते हैं 1990 के पश्चात क्या हुआ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें हैं, सरकारी जो क्षेत्र के उपक्रम है, उनको बढ़ावा दिया गया। और उद्योगों के लिए अगर कोई उद्योग खोलता तो उसकी जो प्रक्रिया थी वो कठिन कर दी निजी क्षेत्र के लोगों के लिए, यानी लाइसेंस की जो अनिवार्यता थी वो लागू कर दी और निजी क्षेत्र के लोगों के लिए उद्योग धंधों की स्थापना करना एक कठिन काम बना दिया। और जो सरकारी क्षेत्र में उद्योग धंधे थे उनको बढ़ावा दिया गया, उनका विस्तार किया गया, जिसकी वजह से सरकारी जो क्षेत्र के उपक्रम है या उद्योग धंधे हैं उनको काफी मात्रा में उनका विस्तार हो गया, यानी खूब सारे हो गए। प्राइवेट क्षेत्र नहीं था। धीरे धीरे इससे क्या हो गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग धंधे थे उनमें उत्पादन कम हो गया, धीरे धीरे उनका उत्पादन कम होने लगा। उत्पादन कम हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो सरकारी क्षेत्र के उद्योग धंधे थे उन पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया, ऋण बढ़ गया उन पर। अब इसके बाद में किया क्या गया, 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई। 1991 में क्या किया गया, नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति को अपनाया गया। और नई औद्योगिक नीति में क्या किया गया, क्या सुधार किया गया इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत ये सुधार किया गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको कम किया जाए और निजीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और लाइसेंस की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया जाए। यानी पहले तो क्या था कि 1990 के बाद हम देखते हैं कि सरकार ने ये एजेंडा अपनाया कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी उद्योग धंधों की स्थापना की जाए। अगर निजी क्षेत्र के लोग अगर कोई उद्योग धंधे लगाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता दी, यानी इसकी जो प्रक्रिया थी वो काफी कठोर कर दी। अब इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधे बढ़ गए और उसके बढ़ने के कारण क्या हुआ कि उत्पादन कम हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया ऋण का, और उसकी वजह से ये घाटे में जाने लगे। तो 1991 के बाद में क्या हुआ, नई औद्योगिक नीति की स्थापना हुई और इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको कम किया गया तथा जो लाइसेंस की अनिवार्यता थी उसको भी क्या किया गया, कम किया गया और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया गया, यानी निजी क्षेत्र की भूमिका को काफी बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में निजीकरण की प्रक्रिया विकसित हुई। ठीक है, ये तो हमने ये देखा कि तो निजीकरण की परिभाषा क्या है और एक निजीकरण की प्रक्रिया को क्यों अपनाया गया। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड जो इसके अंतर्गत प्रश्न आता है वो हम देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या आता है इसके अंतर्गत। ये आता है निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में विनिवेश भी किया जाता है। और आपको मैं आप बता देती हूं कि ये जो विनिवेश वाला क्वेश्चन है वो आपको करना है। विनिवेश क्या है, विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है ये देखिए क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं पेज नंबर 176 पर दिया हुआ विनिवेश की डेफिनेशन, ये इतना सा पैराग्राफ है ना, ये आपको विनिवेश के अंतर्गत करना है। मैं बता देती हूँ क्या है। निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में विनिवेश भी किया गया है। यह भी निजीकरण का एक उपाय है। शुद्ध रूप में विनिवेश संपदाओं के तरलीकरण की प्रक्रिया से है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका अर्थ राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच देने से है। सरकार या राज्य सार्वजनिक उद्योगों में अपने हिस्से का एक भाग या संपूर्ण हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। जितना हिस्सा बेचा जाए वह सरकार के नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करता है। चलिए आपको ये विनिवेश कहा समझाते हैं क्या है। मान लीजिए एक सरकारी उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग है,
निजीकरण के अंतर्गत हम लोगों विनिवेश पढ़ रहे हैं कि विनिवेश क्या है। ठीक है, निजीकरण के अंतर्गत हम विनिवेश कर रहे हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए एक शक्कर उद्योग है, या हम देखते हैं चीनी उद्योग है, ये सार्वजनिक उद्योग है, सरकारी उद्योग है। अब इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो उत्पादन है या फिर ये सही रूप से संचालित नहीं हो रहा, उत्पादन इसमें कम हो रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा, सरकार इस निजी उद्योग को क्या कर देगी, इसका निजीकरण कर देगी, यानी इसे निजी हाथों में सौंप देगी। अब ये सरकार जो है ये खुद निर्णय करेगी कि इस शक्कर उद्योग को पूरा ही निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जाए या इसका कुछ अंश सौंपा जाए। तो इसमें देखिए क्या होगा, फिर सरकार या तो कर देगी, इसको दो ऑप्शन रहेंगे, या तो पूरा कर दो या फिर इसका कुछ अंश कुछ भाग उसको निजी क्षेत्र को बेच दो। जैसे ये किया जाता है 75:25 कर दो, यानी 75% किसका, निजी क्षेत्र का, और 25% किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का। 25% अपने पास रख लिया, 75% निजी क्षेत्र को दे दिया। या फिर इसका हो सकता है 50-50 कर दो, 50 निजी का, 50 सार्वजनिक क्षेत्र का। तो ये क्या कहलाता है, ये विनिवेश की प्रक्रिया है। ये भी एक तरह से निजीकरण को ही दर्शाती है, सरलीकरण की या तरलीकरण की प्रक्रिया को ही दर्शाती है। पर इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसके कुछ अंश को या उसको पूरा ही क्या किया जाता है, सरकार निजी क्षेत्रों के हाथों में सौंप देती है, जिसकी वजह से वो उसका जो उत्पादन है वो बढ़ जाए और किसी प्रकार के घाटे में सार्वजनिक उद्योग ना आए। तो मैंने आपको ये शक्कर उद्योग के माध्यम से बता दिया है। तो आपको ये जो प्रश्न है विनिवेश वाला वो करना है अपनी कॉपी में। अब हम अगला देखते हैं और वो है वैश्वीकरण। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, लगभग वैश्वीकरण को हर बार पूछा गया है। उदारीकरण निजीकरण को प्रश्न को अभी तक नहीं दोहराया गया है मेन एग्जाम में, परंतु अगर हम बात करते हैं निजीकरण इसकी वैश्वीकरण की, तो हर बार आता है, चाहे हाफ ईयरली में हो चाहे मेन एग्जाम में हो, किसी में भी हो, लेकिन आता जरूर है। तो अब हम देखते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, बहुत बढ़िया है, और लगभग वैश्वीकरण के लाभ पूछते हैं। वैश्वीकरण के 4 लाभ बताइए, तो वो भी आपको हम बता देंगे। लेकिन इससे पहले हम वैश्वीकरण की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी, किताब में दूसरी दी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एकदम इजी अगर हम देखते हैं तो परिभाषा देखिए क्या आएगी। एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ये आती है वैश्वीकरण की परिभाषा। एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब मैं आपको इसको क्लियर बता देती हूँ कि क्या है ये परिभाषा क्या है। चलिए यहां से एक देश की अर्थव्यवस्था को हम लेते हैं, एक देश में हम ले देते हैं भारत। ठीक है, भारत हमने पहला देश लिया भारत। फिर आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, ये है दूसरा देश। दूसरे देश में हमने ले लिया अमेरिका, रूस, अमेरिका, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में क्या स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना। अब देखिए संतुलन किस तरह से स्थापित होगा। मान लीजिए हम भारत का किसान लेते हैं। ठीक है, भारत का किसान क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि जो अमेरिका का किसान है उसके पास ऐसे कौन से उन्नत किस्म के बीज है, उसके पास वो ऐसी कौन सी उन्नत किस्म की तकनीकी का उपयोग करता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाता है कि वहां पर
उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत वो क्या करेगा, वो अपने क्षेत्र में, अपने देश में क्या करेगा, वो किसान इस व्यवस्था को, यानी जो अमेरिका के किसानों के द्वारा जिस तकनीकी को अपनाया गया है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो अपने देश में भी क्या करेगा, लागू करेगा, खुद भी अपनाएगा और उत्पादन करने, और उसके माध्यम से वो क्या बढ़ाएगा, अपना उत्पादन बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था, यानी हमने किसको लिया, कृषि को लिया, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भारत ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने वाले क्षेत्र यानी कृषि को लिया, और जो अमेरिका की कृषि थी, उसने समन्वय स्थापित किया, उसने संतुलन स्थापित किया, उसने होड़ स्थापित की। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया किसको बढ़ाती है, होड़ को बढ़ाती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, होड़ को बढ़ाती है, मुकाबले को बढ़ाती है, एक दूसरे से आगे निकलने की गतिविधियों को संचालित करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत के किसान ने, अमेरिका के किसान ने जो तकनीकी अपनाई थी उसको अपनाया और उन किसानों के साथ होड़ किया, प्रतिस्पर्धा को अपनाया और धीरे धीरे क्या किया, अपने उत्पादन को बढ़ा लिया। तो ये क्या कहलाता है, एक देश और दूसरे देश के मध्य जो होड़ होती है अर्थव्यवस्था में सुधार की, वो होड़ क्या कहलाती है, वो होड़ कहलाती है वैश्वीकरण। बहुत ही इजी परिभाषा है वैश्वीकरण की, कि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में क्या स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, वैश्वीकरण कहलाता है। तो इस तरह से आपको ये वैश्वीकरण की परिभाषा करनी है। किताब के अंतर्गत आपको मैं बताऊं तो देखिए कहां से आएगी, घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, ये भी आप कर सकते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। अब पूरा जो वैश्वीकरण वाला टॉपिक है बहुत ही इजी है, और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है स्वदेशी और कौशल विकास, वो हम आगे आने वाली कक्षा में करेंगे। इस तरह से आपको आज मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। आगे आने वाली कक्षा में हम वैश्वीकरण कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।